आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 संसाधन विकास भाग 2 अपन पहले प्रारंभ कर चुके हैं, जिसका आज चौथा अध्याय अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। कृषि से आप सभी भली भांति से परिचित हैं। हमारा देश भारत की लगभग 70% आबादी है वो कृषि कार्य पर निर्भर है। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार के आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब देखिए, इस प्रकार से 3 क्षेत्र बनाए गए हैं। पहला जो है उसमें कृषि कार्य से जितने भी उत्पादन हैं वो सम्मिलित की जाते हैं, और दूसरे क्षेत्र में विनिर्माण और औद्योगिक क्रियाएं वो संपादित की जाती हैं, और तीसरा क्षेत्र है जो कृषि कार्य और विनिर्माण उद्योग दोनों को सेवा प्रदान करता है। अब जैसे उदाहरण के लिए फसल को खेत में बोया गया है, उस फसल को फिर जो अनाज होता है उस अनाज को कारखानों तक ले जाते हैं, और कारखानों में वह अनाज है वो परिष्कृत होकर के हमारे पास आता है। तो इसमें जो लागत लगती है, परिवहन है, जो किसान लोन लेता है, उद्योग के लिए जो लोन लिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, वो सारा है वो आपके सेवा के काम में आता है। इसलिए यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों को सेवा प्रदान करने का काम करता है, वो है आपके कौन सा? बैंकिंग, व्यापार, बीमा और विज्ञापन। इसलिए इसको तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसल, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। यानी कृषि के अंतर्गत आप जितने भी फल, सब्जी और उसके साथ साथ पशुपालन को भी कृषि के साथ सम्मिलित किया गया है, और भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या वो कृषि कार्य पर निर्भर है, और विश्व की आधी आबादी है वो कृषि कार्य में संलग्न है। अनुकूलन, स्थलाकृति, मृदा, जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है, और आप मानचित्र में देख सकते हैं जो आपके पुस्तक में है, कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकर जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हो। अब देखिए, कृषि उस क्षेत्र में की जाती है जहां भौगोलिक अनुकूलताएं कृषि के अनुकूल हो। भौगोलिक परिस्थितियां वो कृषि के अनुकूल। अब देखिए, भौगोलिक परिस्थितियां में कैसे, मिट्टी कैसी है, वहाँ का भूभाग कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, तापमान कितना, ये सारे वो कृषि पर निर्भर करता है। अब देखिए, कोई भी फसल उगाने के लिए आपने देखा होगा, खरीफ की फसल खरीफ के समय में बोई जाती है, रबी की फसल रबी के समय में बोई जाती है, क्योंकि जब रबी की फसल को आप खरीफ के समय में बोओगे तो वह नहीं, उसका उगना वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो दोनों प्रकार की जो फसलें, उन सभी फसलों के लिए अलग अलग प्रकार का उनका तापमान चाहिए, अलग प्रकार की उनको जलवायु चाहिए, इसलिए फसल है वो अलग अलग उगाई जाती है। शब्द उत्पत्ति में देखिए, एग्रीकल्चर शब्द को उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुआ है। कृषि तंत्र। अब कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद क्षेत्र हैं।
उसके बाद में आता है आपके कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार में देखिए आप, विश्व में विभिन्न तरीकों से कृषि की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग और श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि मुख्यतः दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कृषि को दो भागों में बांटा गया है, एक निर्वाह कृषि, एक वाणिज्य कृषि। अब देखिए निर्वाह कृषि क्या होती है। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी निर्वाह कृषि में इसमें संसाधन सीमित होते हैं और जो श्रम होती है वो पारिवारिक श्रम होती है, और सीमित संसाधन और पारिवारिक श्रम का उपयोग करते हुए जो कृषि की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और फिर इस निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया। एक गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में देखिए किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्यतः फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के संघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अब देखिए गहन निर्वाह कृषि, उसमें किसान के पास एक छोटा भूखंड होता है और साधारण औजारों और अधिक श्रम से वो अधिक खेती करता है। यानी वो एक से अधिक फसलें हैं वो उस भूखंड पर है वो उत्पादित करता है, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। और ये विशेष तरह ये कृषि कार्य है वो दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया में संघन जनसंख्या यानी अधिक जनसंख्या वाले और मानसूनी प्रदेश है वहाँ ही संभव है। आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है इसमें। अब देखिए आदिम निर्वाह कृषि में एक तो स्थानांतरित कृषि यानी एक स्थान पे दूसरे स्थान पर, एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर, यानी कुछ एक भूखंड पर जहाँ कुछ समय उत्पादन होने के बाद फिर उस भूखंड को छोड़कर अन्य भूखंड पर जाकर के वहाँ कृषि कार्य करना, और उसके साथ साथ चलवासी और पशुचारण भी शामिल है। इसको कहते हैं आदिम निर्वाह कृषि। अब देखिए स्थानांतरित कृषि, अमेजन बेसिन के संघन वन अमेजन बेसिन के संघन वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित हैं। ये भारी वर्षा और वनस्पति के पुनर्जन्म वाले क्षेत्र है। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। मक्का, रतालू, आलू और कपास जैसी फसलें को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वो भूमि छोड़ दी जाती है और कृषि नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए स्थानांतरित कृषि क्या है, यानी जब ये कृषि कार्य वो विशेषकर अमेजन बेसिन के संघन यानी ज़्यादा वन जहाँ है उन क्षेत्रों में करी जाती है, और उसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु बहुत ही आवश्यकता है। अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भागों में प्रचलित है ये कृषि है वो की जाती है। जहाँ भारी वर्षा और वनस्पति के तुरुपन वाले क्षेत्र, यानी जहाँ भारी वर्षा होती है और अधिक से अधिक वनस्पति है वो वहाँ अपने आप उग जाती है। अब देखिए इस स्थान पर जहाँ किसान वहाँ जाता है तो वहाँ जाकर के उस भूखंड को पहले जो वनस्पति उसको जला करके उस राख को उस मिट्टी में मिला दिया जाता है और फिर वहाँ वो कृषि कार्य करता है। कुछ समय बाद वहाँ कृषि करने के बाद वो जगह छोड़ करके फिर आगे चल कर वो वैसी नई प्रक्रिया अपनाता है, यानी वहाँ जा करके वहाँ की वनस्पति को जला करके फिर वहाँ वो कृषि कार्य करता है। अब देखिए चलवासी पशुचारण, सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराती है। यानी चलवासी पशुचारण, यानी कुछ ऐसी जातियां जो घुमंतु जातियां वो कृषि कार्य करती है, अपने साथ में जो अपने मवेशी होते हैं उनको भी अपने साथ में ले जाती है। अब देखिए कुछ जो कृषि कार्य है उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जहाँ उत्तरी पूर्वी भाग में उसको जोमिंग कृषि कहते हैं, और मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में लदांग नाम से जाना जाता है। कौन सी कृषि को? स्थानांतरित कृषि को। और वाणिज्यिक कृषि, अब देखिए वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, यह कृषि का दूसरा प्रकार है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशु पालन बाजार में
विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृष्ट और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों से द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित और कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज, अब देखिए वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि कौन सी है? फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त है। विरल आबादी वाले और अत्यधिक ठंड वर्तमान काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। जिसमें वाणिज्यिक कृषि में सबसे पहले जो जिक्र किया गया है वो गेहूं और मक्का किया गया है, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जिनका अधिक से अधिक उत्पादन होकर के फिर इसको अधिक से अधिक उद्योगों तक पहुंचाया जाता है और अधिक से अधिक ये आगे वो जो लोगों की मांग होती है उसकी पूर्ति की जाती है। फिर है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में देखिए भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलों उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ये यूरोपीय, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में की जाती है। अब देखिए मिश्रित कृषि में किसको शामिल किया गया है? मिश्रित कृषि में देखिए जिसमें भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। और ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। यानी मिश्रित कृषि है वो यहाँ की जाती है। मिश्रित कृषि में भोजन, चारे और पशुपालन तीनों का है वो साथ में जो मिश्रण रहता है। फिर देखिए रोपण कृषि। अब रोपण कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की फसल एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण। अब देखिए रोपण कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय और कहवा, काजू, रबड़ और केला अथवा कपास की एकल फसल है वो उगाई जाती है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी इसमें श्रम की आवश्यकता होती है और पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। और उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। ठीक है ना। इस प्रकार कृषि परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, यानी यहाँ जो माल उत्पादन होता है उसको तुरंत बाजार तक लाने और उद्योगों तक लाने के लिए परिवहन की बहुत ही आवश्यकता होती है। और जहाँ परिवहन का जाल होता है ये कृषि है वहाँ सरलता से वो उत्पादित की जा सकती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में एक कृषि है वो की जाती है। इसमें मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय के कुछ उदाहरण। यानी ये भारत और श्रीलंका में चाय उत्पादित की जाती है, मलेशिया में रबड़ का उत्पादन होता है और ब्राजील में कहवा का उत्पादन है वो रोपण कृषि के माध्यम से किया जाता है। कक्षा कार्य में देखिए पहला प्रश्न है कृषि के कितने प्रकार हैं, नाम लिखने हैं। दूसरा निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न बनता है गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है जैविक कृषि क्या है, समझाओ। और पांचवा प्रश्न है रोपण कृषि किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, इसमें कौन कौन सी फसलें हैं वो उगाई जाती है। गृह कार्य में पहला प्रश्न बनता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। दूसरा प्रश्न बनता है तृतीय क्षेत्र की 4 क्रियाओं के उदाहरण दीजिए। चौथा प्रश्न बनता है कृषिगत भूमि किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न बनता है भारत की कितनी जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है। और अंतिम प्रश्न बनता है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति समझाओ। इस प्रकार से आपका यहाँ तक का चैप्टर होता है। अगला चैप्टर अपन अगले दिन देखेंगे।